हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो होगा हम लोगों का मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी है क्या? तो मेटलर्जी जो है वो केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग उन सारे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं जिसकी सहायता से हम लोग किसी कंपाउंड में से मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले तो कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि ओर्स क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग मिनरल्स के बारे में देखें। तो मिनरल्स जो हैं वो नेचुरल सब्सटेंस हैं मेटल्स के, जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और जिनको हम लोग माइनिंग के जरिए जो है वो वहां से निकालते हैं। ठीक है, और जिन मिनरल में से हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन आसानी से और कम कीमत पर करते हैं उन्हीं मिनरल्स को हम लोग ओर्स भी कहते हैं। इसका मतलब है वो मिनरल्स जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली हम लोग कर सके, उन मिनरल्स को हम लोग ओर्स कहेंगे। यानी ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, अब यदि हम लोग ओर के बारे में बात करें तो सिर्फ उसमें मेटल रहेगा ये तो जरूरी नहीं है, यानी उसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज भी रहेंगे। तो ओर में जो इंप्योरिटीज रहता है उसको हम लोग गैंग बोलते हैं, और उन इंप्योरिटीज को हटाने के लिए हम कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं तो उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि जो गैंग है वो फ्लक्स के साथ मिलकर एक सब्सटेंस बनाता है जिसको हम लोग स्लैग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि मिनरल्स एंड ओर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग ने डिस्कशन किया था, the compounds of a metal which are naturally available in the earth crust and can be obtained by mining are called minerals। यानी जो मिनरल्स जो हैं वो ऐसे नेचुरल सब्सटेंस है मेटल्स के जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और जिनको हम लोग माइनिंग के जरिए जो है वो निकालते हैं। ठीक है, the minerals from which a metal can be extracted economically and conveniently are called ores। ठीक है, और वो मिनरल्स जिनसे हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन जो है वो आसानी से और है ना कम कॉस्ट पर कर सकते हैं उसको हम लोग ओर्स कहते हैं। हेंस ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो सभी ओर्स जो है वो मिनरल्स है पर सभी मिनरल्स जो है वो ओर्स नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग आयरन पायराइड्स यानी Fe2 के बारे में बात करें तो Fe2 हम लोगों का एक मिनरल है आयरन का, क्योंकि उससे हम लोग आयरन का जो एक्सट्रैक्शन है वो आसानी से और कम कीमत पर हम लोग कर नहीं पाते हैं। इसीलिए Fe2 को हम मिनरल बोलेंगे आयरन का, पर वो आयरन का ओर नहीं है, क्योंकि सल्फाइड को हटाने में वहां से हम लोगों को ज्यादा कॉस्ट आ जाता है, जिसके कारण हम लोग आयरन का जो एक्सट्रैक्शन है वो Fe2 से हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग यहां पर देखें कि आयरन पायराइड Fe2 इज अ मिनरल बट कैन नॉट बी यूज्ड एज ओर ऑफ आयरन, क्योंकि उससे हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन है ना कम कीमत पर नहीं कर पाते हैं, उसमें कॉस्ट जो है वो ज्यादा आ जाता है हम लोगों का। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर आर नोन एज गैंग, और जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहते हैं ओर में उनको हम लोग गैंग कहते हैं। अगर हम लोग देखें तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं नेचर में जो फ्रीली पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग नोबेल गैस बोले तो वो नेचर में फ्रीली पाया जाता है, उनको किसी दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है अगर हम लोग जेनन को हटा दे तो। ठीक है, उसी तरह कुछ मेटल्स भी है जो भी है ना एलिमेंट स्टेट में ही पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, है ना। तो ये सब जो मेटल्स हैं वो नेचर में फ्रीली पाए जाते हैं। ठीक है, उसी तरह कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जैसे कार्बन हो गए, सल्फर हो गए। तो कुछ एलिमेंट जो है वो नेचर में एलिमेंट के है ना स्टेट में ही पाए जाते हैं, वो किसी दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करते, तो उनको हम लोग नेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि नोबेल गैस, कार्बन, सल्फर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब जो है सिल्वर, ये सब हमारे नेटिव एलिमेंट्स हो गए यानी प्योर एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, जबकि बाकी जो एलिमेंट्स हो गए वो हम लोग जैसे अगर हम लोग कहें जिंक हो गया या फिर हम लोगों का कॉपर हो गया, कॉपर को भी कभी कभी हम लोग नेटिव एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन बाकी जितने भी मेटल्स हो गए, Mn हो गए, आयरन हो गया, ये सब जो है किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, और जो कंबाइन कर रहा है तो इसी को हम लोग मिनरल्स और
ओर्स के कैटेगरी में करते हैं, यानी जो कंबाइंड जो सब्सटेंस है उसको हम लोग मिनरल्स और ओर के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। और बाकी जो एलिमेंट्स है तो कुछ उसमें से हम लोगों का है ना फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखें कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, नोबल गैसेस, मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम etc अकर इन नेचर इन नेटिव स्टेट, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिव एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन का हम लोगों का नॉर्मली बात नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों को नेचर में फ्रीली स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन हालांकि फिर भी हम लोग इनमें से जो होगा अगर कुछ इंप्योरिटीज होगा तो उसको हम लोगों को हटाना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर उनका भी देखेंगे, जैसे कि हम लोग सिल्वर और गोल्ड के लिए हम लोग एक प्रोसेस यूज करते हैं, है ना, उनमें से इंप्योरिटीज हटाने को, जिसको हम लोग लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों का ओर्स है। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोग ओर्स वो लिखे जो हमारे एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ओर्स हैं। ठीक है, तो उसका एक अलग हम शीट आपको देंगे। ठीक है, तो नॉर्मली जो है यहां पर जो हम लोगों का ओर्स लिखा हुआ है वो तो एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। इसके अलावा भी हम लोगों को कुछ ओर्स को अलग से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हम लोगों का पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग सबसे पहले एल्यूमिनियम है ना के ओर के बारे में बोले तो हम लोग कहेंगे बॉक्साइट। तो अगर हम लोग बॉक्साइट को देखेंगे तो बहुत सारे किताब में बॉक्साइट का जो फॉर्मूला है Al2O3.2H2O लिखा रहता है, या फिर Al2O3.XH2O लिखा रहता है। तो बॉक्साइट है क्या एक्चुअल में, तो बॉक्साइट जो है वो एक सॉलिड है, और इसमें हम लोगों का जो है आयंस जो है उनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और वो आयंस कौन कौन से होते हैं, तो वो आयंस होते हैं Al3+ ऑक्सीजन O2- यानी ऑक्साइड आयन, Al3+ O2- और OH-। तो ये जो है इन आयंस का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग बॉक्साइट कहेंगे। और इसको हम लोग है ना एक जनरल फॉर्मूला से हम लोग बता देते हैं Al2O3.2H2O, पर ऐसा नहीं है कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है या फिर ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स यहां पर डायरेक्ट उसमें अटैच्ड है, ऐसा नहीं है, है ना। तो ये जो बॉक्साइट है उसमें आयंस है जिनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और वो आयंस है Al3+ O2- और OH-। इसीलिए हम लोग इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखते हैं AlOX, क्योंकि ये यहां पर जो हम लोग 2H2O बोल रहे हैं ये जरूरी नहीं, यहां पर NH2O भी होता है, यानी फिक्स नहीं है। इसीलिए हम लोग यहां पर AlOX लिखते हैं, और OH3- 2X, जहां पर हम लोग मानते हैं कि जो X है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। तो ये जस्ट हम लोगों का है ना ये बताने के लिए कि इसमें कौन कौन से हम लोगों के आयंस होंगे। पर अगर हम लोगों को बॉक्साइट को बताना होगा तो हम लोग यहां पर यूज कर लेते हैं Al2O3.2H2O। तो ये हम लोगों का एल्यूमिनियम का ओर हो गया बॉक्साइट। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखें तो कायोलिनाइट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो है वो Al2OH4 है ना Si2O5, और ये एक प्रकार का क्ले होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का कायोलिनाइट दूसरा ओर हो गया एल्यूमिनियम का। उसके बाद अगर हम लोग देखें आयरन के लिए तो आयरन का बहुत फेमस हेमेटाइट Fe2O3 को हम लोग हेमेटाइट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैग्नेटाइट है ना मिक्स्ड ऑक्साइड होता है Fe3O4, तो इसको हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं। ठीक है, सिडेराइट बोलेंगे FeCO3 को। ठीक है, और आयरन पायराइट्स हम लोग बोलेंगे FeS2 को। तो ये हमारा ओर्स हो गया किसका, आयरन का। अगर हम लोग कॉपर का देखें तो कॉपर पायराइट CuFeS2। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मालाचाइट CuCO3.CuOH ट्वाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूपराइट Cu2O, और कॉपर ग्लांस Cu2S। ठीक है, तो चूंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ये डायरेक्ट जो है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। जिंक का अगर हम लोग बोलेंगे तो जिंक ब्लेंड और एस्फेलराइट, जिसका फॉर्मूला होता है ZnS, कैलामाइन ZnCO3, और जिंसाइट ZnO। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स है जो हम लोगों के बुक में लिखा गया, तो इसको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट कौन होता है, ऑक्सीजन, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। अगर इसके बाद बोला जाए तो सिलिकॉन होता है, अगर उसके बाद बोला जाए तो एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है वो 3rd मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। और अगर मेटल के
तौर पे देखा जाए तो एल्यूमिनियम जो हो जाएगा वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मेटल हो जाएगा अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। तो एलिमेंट में थर्ड पोजीशन पे आएगा और मेटल के कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अगर यूनिवर्स में पूछा जाए तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो है वो हम लोगों का हाइड्रोजन है। तो फर्स्ट हाइड्रोजन है और सेकंड अगर पूछा जाएगा तो हीलियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में। इसके बाद अगर हम लोग देखें मोस्ट एबंडेंट ट्रांजिशन मेटल इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो हम लोगों का आयरन है। पर अगर कोई कहेगा कि वो कौन सा मेटल आयन है जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा होता है, तो वो है हमारा कैल्शियम 2+। ये मोस्ट एबंडेंट आयन होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर मोस्ट एबंडेंट मेटल आयन इन ह्यूमन बॉडी बोलेंगे तो कैल्शियम 2+, और अगर ट्रांजिशन मेटल बोलेंगे तो हम लोगों का आयरन होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का है ना कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जिसको हम लोगों को याद रखना चाहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि किसी ओर से मेटल के निकालने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को ही हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि मेटलर्जी में कौन कौन से हम लोगों के कॉमन स्टेप्स हैं, यानी अगर हम लोग ओर से मेटल निकालना चाहते हैं तो हम लोगों को कौन कौन सा स्टेप जो है वो करना पड़ेगा। तो मेनली जो है हम लोगों का वो 5 स्टेप्स है ना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए, जिसमें पहला स्टेप है हमारा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। नॉर्मली जो हम लोगों को ओर्स मिलता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो हम लोग पहले किसी क्रशर की सहायता से उस बड़े ओर के टुकड़े को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में पहले हम लोग बांट लेते हैं और फिर हम लोग बॉल मिल या स्टैंप मिल की सहायता से उनको पाउडर के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक तरह से हम लोगों के पास दो मशीन हो गया, जैसे हमारे घर में मिक्सचर होता है ना, जिसमें हम लोग किसी चीज को डालकर उसके छोटे छोटे हम लोग पीसेस कर लेते हैं। उसी तरह बॉल मिल या स्टैंप मिल होगा जिसमें हम लोग ओर के छोटे छोटे टुकड़ों को डाल के उसको हम लोग पाउडर के फॉर्म में ले आते हैं। और उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रशर्स की सहायता से बड़े बड़े टुकड़े को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग पहले बांट लिए। तो पहला जो काम ये होता है कि जो हम लोगों का ओर का जो बड़ा टुकड़ा है उसको हम लोगों को पाउडर के फॉर्म में लेके आना, इसी को हम लोग पल्वराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब जब ओर हमारा है ना पाउडर के फॉर्म में आ गया तो हम लोग जानते हैं कि उसमें हम लोगों का कुछ इंप्योरिटीज भी होगा, ठीक है। तो ओर में से इंप्योरिटीज को जो रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। यानी कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब हुआ वो प्रोसेस जिसकी सहायता से हम लोग ओर में से इंप्योरिटीज को जो है वो हम लोगों को है ना बाहर करते हैं हम लोग। अब उसमें हम लोगों का बहुत सारा प्रोसेस आता है। जैसे पहला अगर हम लोग प्रोसेस उसमें देखें तो सिंपल हैंड पिकिंग हो जाता है। जैसे हम लोग अपने घर में देखते हैं कि जब हम लोग चावल या फिर गेहूं होता है और उसमें अगर कुछ छोटे छोटे जो है मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं तो उसको हम लोग हाथ से ही चुन के निकाल ले सकते हैं, हैंड पिकिंग हो गया फर्स्ट। या दूसरा हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग चावल को बनाने से पहले उसको धोते हैं ताकि उसमें जो भी अनवांटेड मटेरियल है वो बाहर निकल जाए। तो इसी को एक तरह से हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग रनिंग वाटर का फ्लो डालते हैं ओर्स पर, जिससे छोटे छोटे जो गैंग पार्टिकल्स है यानी जो इंप्योरिटीज है वो वाटर के साथ जो है वो बाहर निकल जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। फिर हमारे लिए और भी प्रोसेस है, जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड हो गया या फ्रूट फ्लोटेशन मेथड हो गया, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोगों का एक केमिकल प्रोसेस भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं लीचिंग। यानी अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम लोग और को उसके इंप्योरिटीज से किसी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर पाएंगे तो हम लोग वहां पर केमिकल मेथड का यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लीचिंग, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने देखा कि मेटलर्जी हम लोग जान गए, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। सम कॉमन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेटलर्जिकल ऑपरेशंस आर, पहला क्या हो गया, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, यानी बड़े ओर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और फिर उसको पाउडर के फॉर्म में ले आना, इसी को हम लोग पल्वराइजेशन भी बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, जिसमें हम लोगों का आ गया हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्रूट फ्लोटेशन मेथड और
लीचिंग, जिसमें लीचिंग हम लोगों का केमिकल मेथड हुआ। ये सब क्या है अभी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो मान लिया जाए पहला हो गया हमारा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, दूसरा हो गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी अब ओर में से हम लोग इंप्योरिटीज को हटा लिए। हालांकि हम लोग सारा इंप्योरिटीज तो नहीं हटा पाते हैं, पर मेनली है ना बहुत सारा इंप्योरिटीज जो है वो इस प्रोसेस से हट जाता है। अब क्या होता है कि अब हम लोग उस ओर को एक ऐसे सुटेबल फॉर्म में हम लोग है ना कन्वर्ट करते हैं जहां से मेटल का बनाना हम लोगों को आसानी हो सके। और वो प्रोसेस होता है कि कोई भी हम लोगों का जो ओर है उसको हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे उनका रिडक्शन मेटल में जो है वो आसानी से होता है। तो जैसे अगर मेरे पास सल्फाइड ओर है तो हम लोग उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। तो किसी ओर को जब हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें दो प्रोसेस इंवॉल्व होता है। एक हमारा होता है कैल्सिनेशन और दूसरा होता है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में हम लोग किसी ओर को इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं, जैसे कार्बोनेट हो गया, तो कार्बोनेट को अगर इन एब्सेंस ऑफ एयर हम लोग हीट करेंगे तो हम लोगों को ऑक्साइड प्लस CO2 मिलेगा। जबकि अगर हम लोगों को सल्फाइड को अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग किसी ओर को हीट करते हैं, जिससे उसको हम लोग अगर कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, ऑक्साइड में, तो इस प्रोसेस को हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है। तो थर्ड हम लोगों का मेथड हुआ कि जो हमारा कंसंट्रेटेड ओर है उसको हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वहां से हम लोगों को मेटल बनाना जो हो या मेटल निकालना जो है वो हम लोगों को आसान हो सके। तो थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू अ सुटेबल फॉर्म, है ना, फॉर रिडक्शन मोस्टली इनटू एन ऑक्साइड। ठीक है। तो मेनली हम लोग उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें हम लोगों का दो मेथड आता है, कैल्सिनेशन यानी हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, और रोस्टिंग हो गया हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अब जब हम लोगों को ऑक्साइड मिल जाता है किसी मेटल का, तो अगला टास्क है कि उस ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटाना, और ऑक्सीजन को हटाना ही हम लोगों का रिडक्शन कहलाता है। यानी अब हम लोगों को जो मेटालिक ऑक्साइड है उसका रिडक्शन करना है, यानी उसमें से ऑक्सीजन जो है वो हम लोगों को हटाना है। ठीक है। तो इसके लिए हमारा बहुत सारा मेथड्स है, और मेनली जो है मेटलर्जी में यही स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि हम लोग में जो मेटालिक ऑक्साइड मिल रहा है उसका रिडक्शन, यानी जो हम लोग उससे मेटल हम लोग कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए कौन कौन सा हम लोगों के पास रिड्यूसिंग एजेंट्स है। तो हम लोग कह सकते हैं एक हम लोगों का होता है कार्बन रिडक्शन मेथड, यानी हम लोग किसी ऑक्साइड को जो है वो कार्बन या कोक के साथ जब हम लोग हीट करते हैं तो वो कार्बन जो है वो वहां से ऑक्सीजन को खींच लेता है और फिर हम लोगों को मेटल मिल जाता है। या फिर हम लोगों का होता है सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन का मतलब हुआ कि हमारे पास जैसे मेटालिक सल्फाइड है और हम लोग उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए, तो जो मेटल के जो सल्फाइड है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो हम लोगों का मेटल का ऑक्साइड बनना शुरू हुआ, और वो जो मेटल का ऑक्साइड बन रहा है वही फिर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके उसमें से सल्फर को खींच ले रहा है। तो इसी को कहते हैं हम लोग सेल्फ रिडक्शन। यानी पहले सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो सारा सल्फाइड तो ऑक्साइड में नहीं कन्वर्ट होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जैसे ही सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, फिर ऑक्साइड जो है वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके उसको मेटल में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ रिडक्शन। कभी कभी हम लोग एल्यूमिनियम की सहायता से भी रिडक्शन करते हैं, तो इसको हम लोग एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। या फिर कभी कभी हम लोग किसी मोर रिएक्टिव मेटल के जरिए किसी लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरे पास कॉपर सल्फेट है और उसमें से कॉपर हटाना है, तो हम लोग वहां पर जिंक डाल देंगे। तो Zn क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से है ना सल्फेट को ले लेगा और वहां से कॉपर को जो है वो हटा देगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, यानी कि हाइड्रोमेटलर्जी। ठीक है। रिडक्शन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो नॉर्मली जो अल्कली मेटल्स हैं या जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं या फिर एल्यूमिनियम हुआ, वो खुद ही बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो अगर उनके सॉल्ट्स हैं हमारे पास, तो उनके लिए हम लोगों को कोई दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट जो है जो उनसे ज्यादा एक्टिव हो वो हम लोगों को नॉर्मली नहीं मिल पाता है। तब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सॉल्ट को हम लोग मेल्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तब क्या होता है कि जो कटायन होता है
वो हमारा कैथोड पर जाता है और वहां पर डिपॉजिट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग वहां पर जो मेटल के जो सॉल्ट्स हुए उसमें से हम लोग मेटल को अलग करते हैं। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हो गया। यानी अब हम लोगों ने पहला तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग था, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर था, तीसरा कन्वर्जन इनटू मेटालिक ऑक्साइड हो गया, और चौथा हो गया हम लोगों का रिडक्शन इनटू मेटल। तो अब हम लोग के पास मेटल मिल गया, पर वो मेटल जो होगा वो हमारा प्योर नहीं होगा, उसमें भी हम लोगों का क्या होगा, इंप्यूरिटीज होगा। तो इंप्यूरिटीज को हटाना है। तो फिफ्थ जो स्टेप होगा हम लोगों का वो होगा, है ना, प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेथड्स की सहायता से हम लोग मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। जैसे अगर हम लोगों के पास कोई ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो हम लोग वहां पर क्या करेंगे, उसको हीट कर देंगे, जिससे वो मेटल पिघल जाएगा और इंप्यूरिटीज जो है वो वैसे ही रह जाएगा, और फिर हम लोग उसको स्लोपिंग की सहायता से उसको मेटल को हम लोग अलग कर सकते हैं। या फिर अगर कोई ऐसा मेटल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो हम लोग उस मेटल को वेपराइज कर सकते हैं, जहां से फिर हम लोग उसको, है ना, कलेक्ट कर लेंगे, लिक्वेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का डिस्टिलेशन हो जाएगा। तीसरा क्या होता है कि कभी कभी हम लोग वेपर फेज रिफाइनिंग भी करते हैं। यानी हम लोग पहले क्या करते हैं, वैसे कंपाउंड को किसी सुटेबल रिएजेंट की सहायता से उनको वेपर में लेके चले जाते हैं मेटल को, और फिर बाद में फिर वहां से हम लोग को मेटल अलग करते हैं। ये सब अभी हम लोग प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो मेनली हम लोगों के पास जो है वो ओर में से जब हम लोग मेटल निकालते हैं तो कुछ 5 प्रोसेस से हम लोगों को गुजरना होता है, जिसमें पहला हो गया हम लोगों का क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, जिसको पल्वराइजेशन बोलते हैं। दूसरा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया, जिसमें हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, फ्लोटेशन मेथड और लीचिंग पढ़ेंगे। तीसरा हम लोगों का कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू सुटेबल फॉर्म फॉर रिडक्शन हो गया, मोस्टली इनटू एन ऑक्साइड, जिसमें हम लोग कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग देखेंगे। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि प्रोडक्शन ऑफ मेटल बाय रिडक्शन, जिसमें हम लोग कार्बन रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन, थर्माइट रिडक्शन, जिसमें हम लोग एल्यूमिनियम यूज करेंगे, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसको हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी बोलेंगे, और फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग को इसी टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद फिफ्थ जो है वो प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ मेटल हो गया, जिसमें बहुत सारा स्टेप्स आता है, जैसे लिक्वेशन होता है, डिस्टिलेशन है, जोन रिफाइनिंग है, वेपर फेज रिफाइनिंग है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो गया, या फिर हम लोगों का क्रोमेटोग्राफी मेथड हो गया। तो अब हम लोग एक एक करके इन सब मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग इतना क्लियर कर चुके, ठीक है, कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, है ना, मेटल फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। और मेटलर्जी में हम लोगों को कुछ 5 स्टेप्स है जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो हम लोगों का क्या था, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग बताए, इसमें क्या होगा, द ह्यूज लम्प्स ऑफ द ओर, जो ओर का बड़ा बड़ा टुकड़ा है, द ह्यूज लम्प्स ऑफ द ओर, है ना, आर ब्रोकन टू स्मॉल पीसेस। क्रशर्स की सहायता से उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे, या फिर ग्राइंडर्स की सहायता से, एंड देन रिड्यूस टू फाइन पाउडर विद द हेल्प ऑफ बॉल मिल और स्टैंप मिल। और फिर बॉल मिल या स्टैंप मिल, जो एक तरह से सोचे हम लोगों का छोटा मशीन होता है, जिसमें हम लोग छोटे छोटे टुकड़े को डालेंगे, और उसके बाद उसको अगर हम लोग घुमाएंगे तो वो उसको पाउडर के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग पल्वराइजेशन भी कहते हैं। अब हम लोग सेकेंड स्टेप देखेंगे, जो होगा हम लोगों का कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब हुआ कि जो भी ओर में हमारा इंप्यूरिटीज है या जो अनवांटेड मटेरियल है, उसके जो हटाने का प्रोसेस होगा, उसी को हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर या फिर ओर ड्रेसिंग या फिर ओर बेनिफैक्शन भी हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ओर बेनिफैक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इंप्यूरिटीज, जिसको हम लोग गैंग भी बोलते हैं, फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और ओर ड्रेसिंग और ओर बेनिफैक्शन, ठीक है। तो अगर हम लोग ओर में से इंप्यूरिटीज को हटा रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए हम लोग क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं। तो हम लोगों का जो सबसे पहला मेथड होगा उसको हम लोग कहेंगे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग, और उसी को हम लोग लेविगेशन भी बोलते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का मतलब हुआ कि नॉर्मली अगर हम लोग ये देखें
कि जो ओर पार्टिकल्स है और जो गैंग पार्टिकल्स है, अगर उन दोनों के बीच में मास का थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है, यानी अगर हम लोग कहें कि अगर गैंग पार्टिकल्स जो है वो अगर लाइटर पार्टिकल्स है और ओर पार्टिकल्स अगर हैवियर पार्टिकल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वाटर का फ्लो अपवार्ड रखेंगे, ठीक है, और हम लोग जो भी हमारा मिक्सचर है ओर और गैंग का उसको हम लोग ऊपर से डालेंगे और वाटर का फ्लो हम लोग, है ना, नीचे से ऊपर की ओर रखेंगे। तो इससे जब वाटर का फ्लो ऊपर की ओर जाएगा तो जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स है वो हम लोगों का बाहर निकल जाएगा और जो हैवियर जो हम लोगों का ओर पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाएगा। जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां से हम लोग पाउडर्ड ओर डाल रहे हैं और इधर से हम लोगों का रनिंग वाटर है जो ऊपर की तरफ हम लोग उसका फ्लो रख रहे हैं। तो जब हम लोग ऊपर की तरफ फ्लो रखेंगे तो यहां से जो गैंग और जो ओर का पार्टिकल्स दोनों पार्टिकल्स आ रहा है, तो जो लाइटर जो गैंग का पार्टिकल्स होगा, है ना, वो ऊपर रहेगा और वो यहां के थ्रू एक आउटलेट लगा रहेगा जहां पर हम लोगों का गैंग पार्टिकल्स बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जबकि हम लोगों का जो हैवियर जो हमारा ओर पार्टिकल्स है वो नीचे हमारा सेटल डाउन होगा, जिसको हम लोग इस आउटलेट के जरिए जो है वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या फिर अगर हम लोग कहें हाइड्रोलिक वॉशिंग, तो उसमें हम लोग वाटर का एक अपवार्ड स्ट्रीम का हम लोग फ्लो रखते हैं और हम लोग ऊपर से जो है वो पाउडर्ड ओर डालते हैं। तो लाइटर जो गैंग पार्टिकल्स है वो हम लोगों का इधर से निकल जाएगा और जो हैवियर जो हमारा ओर पार्टिकल्स है वो इधर से निकल जाएगा। ये मेथड हम लोग मेनली जो है वो ऑक्साइड ओर के लिए यूज करते हैं क्योंकि उसमें हम लोगों का कुछ सिलिका या उसी के जैसा कुछ इंप्योरिटीज रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हम लोगों का वो है ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, और इसी को हम लोग लेविगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स। यही स्पेसिफिक ग्रेविटीज का मतलब हो गया कि दोनों में मास का हम लोगों का डिफरेंस है, मतलब एक लाइटर पार्टिकल है और दूसरा हैवियर पार्टिकल्स है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इन दिस प्रोसेस एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर इज यूज्ड टू वॉश द पाउडर्ड ओर। द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे एंड द हेवियर ओर पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। इट इज मेनली एप्लीकेबल टू ऑक्साइड ओर्स जैसे कि SnO2 हो गया या Fe2O3 हो गया या फिर हम लोगों का FeCr2O4 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों का ग्रेविटी सेपरेशन मेथड या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग था। अब हम लोग सेकेंड मेथड देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए, जो होगा हम लोगों का मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड मेनली हम लोग वैसे ओर के लिए यूज करते हैं जिसमें ओर पार्टिकल और गैंग पार्टिकल के बीच में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट हो, जैसे एक अगर पैरामैग्नेटिक है और दूसरा अगर डायमैग्नेटिक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, है ना, ओर को जो है जो पाउडर्ड ओर है उसको हम लोग एक कन्वेयर बेल्ट पर, है ना, पास कराते हैं और यहां पर दो रोलर लगा रहता है जिसमें एक हम लोगों का मैग्नेटिक रोलर होता है, ठीक है। तो अगर ओर पार्टिकल और गैंग पार्टिकल दोनों में अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का अगर, है ना, डिफरेंस है, तो क्या होगा कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो मैग्नेटिक रोलर उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर गिरना शुरू होगा, और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको मैग्नेटिक रोलर क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो वो इधर गिरना शुरू होगा। यानी इधर ही हम लोगों का नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हो जाएगा और इधर हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ओर पार्टिकल्स को गैंग पार्टिकल से सेपरेट कर सकते हैं अगर उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का क्या हो, डिफरेंस हो, ठीक है। तो हम लोगों का जो सेकंड मेथड है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, द पाउडर्ड ओर इज कैरिड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, विच पासेज ओवर अ मैग्नेटिक रोलर, ठीक है। मैग्नेटिक कंपोनेंट चाहे वो आइदर द ओर हो या तो गैंग हो, इट्स सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक कंपोनेंट एज द फॉर्मर, जो मैग्नेटिक वाला पार्ट होगा, एज द फॉर्मर गेट्स अट्रैक्ट, है ना, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक कंपोनेंट मैग्नेटिक पार्टिकल्स होगा वो मैग्नेटिक रोलर उसको अट्रैक्ट करेगा तो वो अलग गिरेगा, और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है वो हम लोगों का अलग गिरेगा, ठीक है। Thus, magnetic separation is based on the differences in magnetic
प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द ओर्स। तो अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर कंपोनेंट का अलग अलग है तो हम लोग इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? टीन ऑक्साइड के लिए, क्योंकि टीन ऑक्साइड में मेनली जो हम लोगों का इंप्योरिटीज होता है वो मैग्नेटिक होता है। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं उल्फ्रामाइट FeWO4, जहां W टंगस्टन के लिए यूज हो रहा है, प्लस MnWO4। तो ये मैग्नेटिक इंप्योरिटीज है जो हम लोगों को, है ना, टीन स्टोन SnO2 में पाया जाता है। तो इस दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं यहां पर, है ना, ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से। यानी टीन स्टोन SnO2, इसी को हम लोग कैसेटराइट भी बोलते हैं। तो टीन स्टोन SnO2 इज सेपरेटेड फ्रॉम मैग्नेटिक इंप्योरिटी उल्फ्रामाइट, ठीक है, FeWO4 प्लस MnWO4। तो अभी हम लोग दो मेथड देखें। एक हम लोगों का था ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, जो है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी पर आधारित था, एक लाइटर पार्टिकल और दूसरा हैवियर। और दूसरा हम लोगों का मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड था, जो इस बात पर आधारित था कि दोनों जो है ओर पार्टिकल और गैंग पार्टिकल, उनके बीच में हम लोगों का मैग्नेटिक जो है वो डिफरेंसेस है। अब हम लोग कंसंट्रेशन का थर्ड मेथड देखेंगे, जो होगा हम लोगों का फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट जानने लायक है वो ये है कि फ्रूट फ्लोटेशन मेथड जो है वो हम लोग यूज करते हैं तब जब हमारे पास सल्फाइड ओर होता है। यानी अगर सल्फाइड ओर में से इंप्योरिटीज को हटाना है तब हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे, फ्रूट फ्लोटेशन मेथड। तो फ्रूट फ्लोटेशन मेथड है क्या? तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग एक कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर में हम लोग जो हमारा पाउडर्ड ओर है और जो वाटर है दोनों को मिला देंगे, पाउडर्ड ओर और वाटर को, जिससे एक सस्पेंशन बनेगा। और उस सस्पेंशन को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे किसमें? हमारे कंटेनर में। यानी हमारे पास ये एक कंटेनर है और इसमें हम लोगों ने यहां पर पाउडर्ड ओर और वाटर का सस्पेंशन रखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसमें दो सब्सटेंस ऐड करते हैं। एक हम लोगों का होता है कलेक्टर्स और दूसरा होता है फ्रूट स्टेबलाइजर्स। कलेक्टर्स, जैसा कि नाम ही यहां पर बता रहा है कि ये ओर पार्टिकल्स को कलेक्ट करता है। तो कलेक्टर्स जो है वो पाइन ऑयल हो सकता है या हायर फैटी एसिड्स हो सकता है या जेंथेट्स होता है। तो अगर हम लोग कलेक्टर्स बोले तो हम लोग को समझना है कि कोई ऑयल है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जब ऑयल डालते हैं तो जो सल्फाइड ओर है वो वेट हो जाता है ऑयल से, और जो हमारे गैंग पार्टिकल्स हैं वो वेट हो जाते हैं हम लोगों को वाटर से। तो जो गैंग पार्टिकल्स है, जो वेट हुआ, जो भींगा हम लोगों का वाटर से, वो थोड़ा हैवी हो गया और वो सेटल डाउन हो गया नीचे, ठीक है। और जो हमारा ओर पार्टिकल्स था वो वेट हो गया किससे? ऑयल से, और वो हमारा हल्का हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि यहां पर हम लोग एक रोटेटिंग पैडल हम लोग रखे और इसके थ्रू हम लोगों ने एक कंप्रेस्ड एयर भेजा। तो जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग कभी कोई सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं तो अगर हम लोग एयर खींचने की बजाय अगर एयर उसमें ब्लो करें तो उसमें बबल बनने लगेगा। तो उसी तरह यहां पर हम लोग कंप्रेस्ड एयर को यहां पर हम लोग भेज रहे हैं। यहां पर होल्स बना हुआ है, तो यहां से जब एयर इधर पहुंचता है तो वो हम लोगों का फ्रोथ बनाता है। अब ये जो हमारे मिनरल पार्टिकल्स हैं जो वेट है किससे? ऑयल से, वो इस फ्रोथ में आ जाता है, ठीक है। और ये हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है फ्रोथ के साथ। और जो गैंग पार्टिकल्स है वो वाटर के साथ कहां चला जाता है? नीचे। तो अब जो ये हमारा फ्रोथ है उसमें हमारा जो है वो एयर बबल्स है, ठीक है, जिसके साथ हमारा अटैच्ड है क्या? मिनरल पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों का मिनरल पार्टिकल्स मिलता है जिसको हम लोग यहां से हटा लेते हैं, फिर फ्रेश वाटर के साथ उसको हम लोग, है ना, साफ करते हैं और फिर उसको हम लोग ड्राई कर लेते हैं। तब सवाल उठता है कि यहां पर जो हमारा फ्रोथ कलेक्टर है वो तो समझ में आ गया, ठीक है। वो ऑयल पार्टिकल्स को, वो जो ऑयल पार्टिकल्स है वो मिनरल पार्टिकल्स को क्या करेगा? वेट करेगा। तो जो हम लोग फ्रोथ स्टेबलाइजर जो हम लोग डाल रहे थे, है ना, उसका क्या काम है? तो फ्रोथ स्टेबलाइजर जो है वो इस फ्रोथ को क्या करेगा? स्टेबल करेगा। जैसा कि हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं
कि अगर हम लोग ऑयल अगर हमारे पास है और वाटर है और हमको उन दोनों को मिक्स करना है, तो हम लोगों को एक जो है एजेंट डालना पड़ेगा जिसको हम लोग इमल्सिफायर बोलते हैं। तो यहां पर जो फ्रोथ बन रहा है उसके लिए हमको वाटर का सरफेस टेंशन को कम करना है, और इसीलिए हम लोग यहां पर फ्रोथ स्टेबलाइजर हम लोग यहां पर यूज करते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर सोडियम इथाइल जेंथेट को देखें, यानी अगर एक कलेक्टर को देखें, तो उस कलेक्टर में है क्या, जैसे ये उसका स्ट्रक्चर है CH3CH2O C डबल बॉन्ड S और S माइनस। तो यहां पर हम लोगों का एक हाइड्रोफिलिक एंड है और दूसरा हमारा क्या है, हाइड्रोफोबिक एंड है। तो अब जब हम लोग सल्फर जो हमारे पास है, सल्फर जो है वो इस हाइड्रोफिलिक एंड से चिपक जाता है, और ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है ये हमारा एयर बबल के साथ चिपक जाता है। और यही कारण है कि जो हमारा एयर बबल है उसके साथ हमारा मिनरल पार्टिकल्स जो है वो इस झाग में आ जाता है, जिसको हम लोग यहां से हटा लेते हैं। तो दो सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, एक कलेक्टर्स जो सल्फाइड पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, और दूसरा हमारा क्या है, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स जो सरफेस टेंशन को कम करके फ्रोथ को स्टेबलाइज होने में हम लोगों को मदद कर रहा है। अगर यहां पर फ्रोथ स्टेबलाइज ही नहीं होगा तो फिर ये मिनरल पार्टिकल्स हमारा क्या होगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट द सल्फाइड ओर फ्रॉम इंप्यूरिटी इन द ओर। तो अगर किसी ओर में है ना, जो सल्फाइड ओर है, अगर उसमें इंप्यूरिटीज है तो इंप्यूरिटी को हम लोग सेपरेट करने के लिए इस प्रोसेस का, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंशियल वेटिंग ऑफ द ओर पार्टिकल्स बाय ऑयल एंड द इंप्यूरिटी बाय वाटर। तो ये इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि जब हम लोग ऑयल डालते हैं तो जो हमारे मिनरल पार्टिकल्स हैं वो वेट होते हैं, ऑयल से भीगते हैं, यानी मिनरल पार्टिकल्स पर ऑयल चिपकता है, और जो हमारा गैंग पार्टिकल्स है उस पर वाटर चिपकता है। ठीक है, ये इसी को हम लोग कह रहे हैं प्रेफरेंशियल जो है वो वेटिंग प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस अ सस्पेंशन ऑफ द पाउडर्ड ओर इज मेड विथ वाटर। तो सबसे पहले हम लोग एक सस्पेंशन बनाते हैं। सस्पेंशन क्या होता है, जिसमें पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो पाउडर्ड ओर और वाटर का सस्पेंशन बनाते हैं और यहां पर हम लोग उसको डालते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें हम लोग कलेक्टर्स एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर्स आर एडेड टू इट। कलेक्टर्स क्या होते हैं, पाइन ऑयल्स हो सकते हैं, या फैटी एसिड्स होते हैं, या जेंथेट्स हो सकते हैं, और इन सब में क्या होगा, एक हम लोगों का हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा और एक हम लोगों का हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा। ठीक है, तो जो हमारा कलेक्टर्स है वो इनहांस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स, है ना, ये मिनरल पार्टिकल्स को क्या करता है ना, ये नॉन वेटेबिलिटी मतलब वो उसको वाटर के साथ चिपकने से क्या करता है, रोकता है। वो खुद के साथ उसको, है ना, वो उसको अपने सरफेस पर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इनहांस नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स एंड द फ्रोथ स्टेबलाइजर्स, यानी जो क्रेसोल्स हो गए या एनिलीन हो गए, ये स्टेबलाइजेस द फ्रोथ, वाटर के सरफेस टेंशन को कम करके ये फ्रोथ को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, द मिनरल पार्टिकल्स बिकम वेट बाय ऑयल्स व्हाइल द गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर। ठीक है, तो मिनरल पार्टिकल्स वेट हो जाते हैं किससे, ऑयल से, और जो हमारे गैंग पार्टिकल्स हैं वो वेट हो जाते हैं किससे, है ना, वाटर से। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, उसके बाद ए रोटेटिंग पैडल एजिटेट्स द मिक्सचर एंड ड्रॉज एयर इन इट। और उसके बाद एक रोटेटिंग पैडल की सहायता से हम लोग कंप्रेस्ड एयर को, है ना, इसमें हम लोग खींचते हैं, इस मिक्सचर में हम लोग इसको कंप्रेस्ड एयर को खींचते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, बबल्स बनता है, यानी फ्रोथ बनता है ना। और फ्रोथ का एक एंड जो है हम लोगों का, बबल्स का जो एक एंड है वो हाइड्रोफोबिक एंड के साथ चिपका हुआ है, यानी वो सरफेस पर रहता है, इनका फ्लोटिंग टेंडेंसी हो जाता है। ठीक है, और दूसरा एंड जो है वो हम लोगों का मिनरल पार्टिकल्स को पकड़े हुए है। ठीक है, A rotating paddle agitates the mixture and draws air in it. As a result, froth is formed which carries the mineral particles. ठीक है, then the froth is collected into a separate container and washed thoroughly and dried. और फिर हम लोग उसको कलेक्ट करके वॉश कर लेते हैं और फिर उसको हम लोग ड्राई करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को मेन जो है इसका ये लाइन हम लोगों को याद रखना है
कि ये बेस होता है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट द, ये हमारा जो है इट इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंशियल वेटिंग ऑफ द ओर बाय ऑयल एंड इंप्योरिटी बाय वाटर। ठीक है, तो होता क्या है, तो जो हमारा कलेक्टर है उसका एक एंड है ना मिनरल पार्टिकल को पकड़े हुए है और एक एंड किसको पकड़े हुए है, एयर को। तो जो मिनरल को पकड़े हुए है वो हमारा कहां पर है, वाटर के पास है, और जो हमारा है ना हाइड्रोफोबिक पार्ट को जो पकड़े हुए है वो हमारा क्या है, एयर में है। यानी वो एयर वाटर दोनों का जो इंटरफेस है ना, वहां पर फ्लोट कर रहा है, इसलिए इसमें फ्लोटिंग टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास दो सल्फाइड और होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास पीबीएस है और हमारे पास जेडएनएस है, और हम चाहते हैं कि फ्रोथ में कोई एक ही सल्फाइड और आए। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डिप्रेसेंट का यूज करते हैं। तो डिप्रेसेंट क्या करता है, वो एक दूसरे जो दो सल्फाइड और है उसमें से किसी एक के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और उसको वो फ्रोथ में आने से रोक देता है, और जबकि दूसरा जो हमारा सल्फाइड और जिसके साथ डिप्रेसेंट रिएक्ट नहीं किया वो हमारा फ्रोथ में चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग एक सल्फाइड और को दूसरे सल्फाइड और के से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और इस समय इसमें जो हम लोग जेडएनएस और जो पीबीएस का यहाँ पर एग्जांपल है, उसमें जो हम लोग डिप्रेसेंट यूज करते हैं वो हमारा NaCN होता है। NaCN जो है वो जेडएनएस के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसको फ्रोथ में आने से रोक देता है, और हमारा जो पीबीएस है वो फ्रोथ में चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं डिप्रेसेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज एडेड टू सप्रेस द फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंप्योरिटी सल्फाइड। यानी ये क्या करता है, ये उसके फ्लोटिंग टेंडेंसी को रोक देता है, मतलब ये उसके साथ रिएक्ट करके किसी दूसरे है ना कंपाउंड में उसको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो वो उसको फ्रोथ में आने से रोक देता है, यानी उसके फ्लोटिंग टेंडेंसी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ एन ओर कंटेनिंग जेडएनएस एंड पीबीएस, जैसा मान लीजिए हमारे पास जेडएनएस भी है और पीबीएस भी है, द डिप्रेसेंट यूज हम लोग यहां पर क्या करते हैं, NaCN। ठीक है, इट सेलेक्टिवली प्रिवेंट्स जेडएनएस फ्रॉम कमिंग टू द फ्रोथ। तो ये जेडएनएस को फ्रोथ में नहीं आने देता है क्योंकि उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, बट अलाउज पीबीएस टू कम विद द फ्रोथ। लेकिन पीबीएस जो है वो फ्रोथ यानी झाग में आ जाता है, क्योंकि पीबीएस जो है वो NaCN के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो ZnS प्लस 4 NaCN ये रिएक्ट करके Na2Zn है ना CN4 बनाता है, और प्लस हम लोगों का Na2S हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है उससे मेनली हम लोगों का 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कि फ्रोथ फ्लोटेशन जो मेथड है वो किस ओर के लिए यूज करते हैं, तो उसका आंसर सल्फाइड ओर लिखना है। दूसरा जो है वो पूछा जाता है कि ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है, तो हम लोग कहेंगे कि ये इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि ये मिनरल पार्टिकल्स को वेट जो है वो ऑयल करता है, जबकि गैंग पार्टिकल्स को जो वेट है वो वाटर करता है। तीसरा जो बात पूछा जाता है कि दो सल्फाइड ओर को अगर हमको एक दूसरे से सेपरेट करना है तो हम लोग कौन सा डिप्रेसेंट यूज करते हैं, तो हमारा NaCN हो गया। इसके अलावा अगर कलेक्टर से पूछा जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि कलेक्टर में एक हाइड्रोफिलिक एंड है और दूसरा हाइड्रोफोबिक एंड है। हाइड्रोजोफिलिक एंड है वो सल्फाइड जो हमारा जो ओर है उसको पकड़ता है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो एयर बबल्स में रहता है। ठीक है, जिससे वो सरफेस पर ही यानी एयर वाटर के सरफेस पर ही फ्लोट करते रहता है, और इसीलिए जब फ्रोथ बनता है, झाग बनता है, तो वो मिनरल पार्टिकल्स जो है वो फ्रोथ में आ जाता है, जिसको हम लोग बाद में जो है वो हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग कंसंट्रेशन का 4th मेथड देखेंगे जो होगा हम लोगों का लीचिंग। लीचिंग जो है वो एक केमिकल मेथड है। जैसे अभी तक जो हम लोग मेथड देख रहे थे वो फिजिकल मेथड था, चाहे वो हाइड्रोलिक वॉशिंग हो या मैग्नेटिक सेपरेशन हो और या फिर हम लोगों का फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हो। इसमें हम लोग कोई रिएक्शन नहीं करा रहे थे, है ना, ओर्स को कंसंट्रेशन करने के लिए कोई रिएक्शन नहीं करा रहे थे। लेकिन लीचिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक सुटेबल सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं जिसके साथ ओर जो है वो रिएक्ट करके है ना उसमें सॉल्यूबल हो जाता है, जबकि जो इंप्योरिटीज होते हैं वो उसमें इनसॉल्यूबल हो जाता है। बाद में हम लोग उसको फिल्टर कर लेते हैं और फिर किसी दूसरे रिएक्शन के जरिए हम लोग वापस से उस ओर को हम लोग जो है वो जनरेट करा देते हैं। यानी पहले एक सुटेबल सॉल्वेंट के सहायता से उसको किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉल्यूबल कर लेंगे, और फिर उससे उसके बाद जो हम लोगों का
इंप्योरिटीज था जो इनसॉल्युबल रहा उसको हटा लिए, और उसके बाद हम लोग फिर से वापस में उस है ना सब्सटेंस में उसको हम लोग दोबारा जो है वो उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं लीचिंग। ठीक है, तो लीचिंग क्या हो गया? लीचिंग इज अ केमिकल सेपरेशन प्रोसेस in which a suitable solvent or reagent is used in which ore is soluble but impurities are not। तो और उसमें soluble होगा, impurities नहीं होगा, तो और उसके साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना लेगा, impurities को हम लोग हटाएंगे और वापस से फिर किसी दूसरे केमिकल की सहायता से या दूसरे मेथड की सहायता से हम लोग वापस से हम लोग है ना और को उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो लीचिंग ऑफ रेड बॉक्साइट है। एनसीईआरटी में बॉक्साइट दिया हुआ है, तो हम लोग बॉक्साइट जो है वो दो प्रकार का होता है, एक रेड बॉक्साइट और एक व्हाइट बॉक्साइट। उसमें इंप्योरिटीज का डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम लोग रेड बॉक्साइट के बारे में बात करें तो बॉक्साइट तो Al2O3 हो गया, पर उसमें जो मेन इंप्योरिटीज है वो ये है Fe2O3, SiO2 और TiO2। ठीक है, सिलिका है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, पर उसमें सबसे ज्यादा इंप्योरिटीज जो है वो फेरिक ऑक्साइड का है, Fe2O3 रेड बॉक्साइट में। जब हम लोग व्हाइट बॉक्साइट पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा इंप्योरिटीज जो है वो SiO2 होगा। तो ये प्रोसेस जो हम लोग लीचिंग का देख रहे हैं ये हम लोग रेड बॉक्साइट के लिए यूज करते हैं, जिसमें हम लोगों का Fe2O3 जो है वो हम लोगों का इंप्योरिटीज है वो ज्यादा अमाउंट में रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के पास जो ये पाउडर्ड ओर है ना, उसका हम लोग डाइजेशन कराते हैं कॉन्क NaOH में, यानी उसको हम लोग कॉन्क NaOH में उसको हम लोग डालते हैं, जिससे क्या होता है कि जो Al2O3 है वो हम लोगों का जब संपर्क में आता है NaOH के साथ तो उससे रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो SiO2 है वो भी NaOH के साथ रिएक्शन कर लेता है, यानी यहां पर Al2O3 और SiO2 दोनों रिएक्शन कर लेता है, लेकिन बाकी जो बच गया Fe2O3 और TiO2 वो जो है वो उसमें इनसॉल्युबल है, मतलब वो उसमें रिएक्शन नहीं कर पाता है। तो पहला हम लोगों का जो मेथड होता है उसको हम लोग तीन भाग में बांट रहे हैं। फर्स्ट मेथड है कंसंट्रेशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं है ना, कॉन्क NaOH में हम लोग इस पाउडर्ड ओर को डालेंगे, जिससे Al2O3 और SiO2 जो है वो उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और सॉल्युबल हो जाएगा, पर बाकी जो दो हमारा इंप्योरिटीज है वो हम लोगों का है ना इनसॉल्युबल रहेगा। जैसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इट इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिंग द पाउडर्ड ओर विथ अ कॉन्क सॉल्यूशन ऑफ NaOH एट 473 टू है ना 523 केल्विन एंड 35 टू 36 atm प्रेशर, इसका रिएक्शन कराते हैं। तो इससे क्या होता है, इन दिस प्रोसेस Al2O3 डिसॉल्व्स इन अल्कली, क्योंकि Al2O3 जो है वो एम्फोट्रिक होता है, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी। ठीक है, टू फॉर्म सॉल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट है ना NaAlOH4 एंड सिलिका SiO2 जो है डिसॉल्व्स एट सोडियम सिलिकेट। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया है ना, क्योंकि अगर सिलिकेट नहीं अगर सॉल्यूबल होता, सिर्फ अगर Al2O3 NaOH में सॉल्यूबल होगा तो फिर हम लोग फिल्टर कर ले तो बाकी तीनों इंप्योरिटीज हट चुका रहता, लेकिन अभी यहां पर हम लोगों का SiO2 भी जो है वो यहां पर सॉल्यूबल हो गया, लिविंग बिहाइंड द इंप्योरिटीज। तो रिएक्शन क्या हुआ कि Al2O3 सॉलिड प्लस 2 NaOH एक्वस प्लस 3 H2O लिक्विड, ये मिलके 2 NaAlOH होल 4, यानी हम लोग ऐसा सोचते हैं AlOH होल 4 माइनस बना लिया, लेकिन SiO2 भी रिएक्ट कर गया NaOH के साथ, अब ये प्रॉब्लम देगा। तो SiO2 प्लस 2 NaOH मिलके Na2SiO3 प्लस H2O हो गया। तो अब हम लोग यहां पर क्या देख रहे हैं कि अब हम लोगों को जो सॉल्यूशन में दो मिल गया, एक NaAlOH होल 4 और एक हमारा Na2SiO3। अब अगर हम लोग यहां पर देखें AlOH होल 4 माइनस, तो हमको इसको कन्वर्ट करना है AlOH होल थ्राइस में। ठीक है, यानी हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड में हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है। तो यहां से हम लोगों को क्या करना होगा, एक OH माइनस को हटाना होगा। तो OH माइनस को हटाने के लिए हम लोगों को H प्लस डालना पड़ेगा। ठीक है, यानी हम लोगों को यहां पर न्यूट्रलाइजेशन करना होगा। अब OH माइनस को हटाने के लिए जो हम H प्लस डाल रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि वो H प्लस बहुत ज्यादा नहीं हो, और नहीं तो फिर जो AlOH होल थ्राइस बनेगा वो फिर H प्लस से भी रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये तो एम्फोट्रिक होता है।
तो यहां पर हम लोगों को एक वीक एसिड लेना पड़ेगा जिससे OH माइनस जो है वो हट जाए और Al और वो फिर से H+ के साथ रिएक्ट भी ना कर पाए। तो हम लोग यहां पर दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एक हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हम लोगों का सॉल्यूशन मिला, हम इसका जो है हमको यहां पर जो पीएच है ना, हमको एसिड डालना है, इसका मतलब हमको पीएच घटाना है। तो हम पीएच यहां पर कैसे घटा सकते हैं, OH माइनस। तो हम यहां पर बहुत सारा अमाउंट में वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो जब हम यहां पर बहुत सारा अमाउंट में वाटर ऐड करेंगे तो जो OH माइनस का एक तरह से अगर हम समझे कंसंट्रेशन, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन हम लोग घटाएंगे। इसका मतलब हम लोगों का POH क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, क्योंकि हम लोगों का माइनस से डिफाइन होता है। तो अगर हम लोग यहां पर वाटर ऐड कर देंगे सिर्फ, तो हम लोगों का जो OH माइनस का कंसंट्रेशन है वो घटेगा, यानी POH क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर POH बढ़ेगा तो इस सॉल्यूशन का pH क्या होगा, हम लोगों का घटेगा। यानी अगर हम सिर्फ इसमें यहां वाटर भी ऐड कर दें तो pH हम लोगों का घटेगा, लेकिन जो क्रिस्टलाइजेशन है, जो हाइड्रेटेड हमको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है, वो बनने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो फ्रेश क्रिस्टल जो हाइड्रेटेड हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फ्रेश क्रिस्टल है, अगर हम वहां पर उसको डाल दें तो उसी पर क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू होगा। इसी चीज को हम लोग सीडिंग बोलते हैं। तो सीडिंग का मतलब यह हुआ कि अगर हमको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है तो हम पहले थोड़ा फ्रेश क्रिस्टल डाल दें ताकि उसी पर क्रिस्टलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो एक मेथड है कि हम लोग यहां पर है ना लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और कुछ फ्रेश क्रिस्टल है ना हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर डाल दें तो भी हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर एसिड अगर ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, पर वीक एसिड ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों का जो सेकंड प्रोसेस है वो न्यूट्रलाइजेशन है, और इस पर हम लोग यहां पर CO2 गैस इज पास्ड टू न्यूट्रलाइज द एल्यूमिनेट इन सॉल्यूशन। तो CO2 क्या होता है, जब वाटर में जाता है तो H2CO3 बनाता है और ये वीक एसिड है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो 2NaAlOH है ना होल 4 है, CO2 जो है वो यहां से क्या खींच लेगा, OH माइनस, और CO2 जो है OH माइनस को खींच लेगा तो ये बना देगा HCO3 माइनस। इसलिए यहां पर बन जा रहा है हम लोगों का Al2O3.XH2O सॉलिड और प्लस 2NaHCO3 है ना, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो जैसे ही हम लोग CO2 गैस इज पास टू न्यूट्रलाइज द एल्यूमिनेट इन सॉल्यूशन है ना, या फिर हम लोग सीडिंग भी कर सकते हैं, सिलिकेट रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, सिलिकेट तो रहा एंड, लेकिन ये क्या हो गया हमारा हाइड्रेटेड Al2O3 इज प्रेसिपिटेट करना हम लोगों का शुरू हो गया। ठीक है, यानी पहला स्टेप में हम लोग क्या किए, डाइजेशन किए NaOH के साथ, जहां पर हम लोगों को NaAlOH होल 4 मिला। अब हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, pH क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो हम लोग CO2 ऐड कर दिए जिससे हम लोगों को Al2O3.XH2O मिल जा रहा है। लेकिन इसके बाद हम लोगों को क्या है, यहाँ पर जो सिलिकेट है हम लोगों का है ना वो भी सॉल्यूबल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये प्रेसिपिटेट बन गया तो अब इसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद हम लोग इसको ड्राई कर लेंगे और वापस से जब हम लोग हीट करेंगे तो ये हम लोगों का बना देगा Al2O3 सॉलिड, और यहां से जो XH2O है वो हम लोगों का बाहर चला जाएगा। तो तीसरा जो प्रोसेस है उसको हम लोग डिहाइड्रेशन समझ सकते हैं, क्योंकि यहां से वाटर क्या हो रहा है, हट रहा है। तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज फिल्टर्ड, ड्राइड एंड हीटेड टू गिव बैक प्योर Al2O3। तो Al2O3.XH2O को अगर हम लोग यहां पर हीट कर दें, ठीक है, तो हमको Al2O3 सॉलिड प्लस X H2O हम लोगों को मिलेगा। यानी रेड बॉक्साइड का जो लीचिंग है उसमें हम लोगों का 3 स्टेप हो गया। पहला हो गया डाइजेशन, ठीक है, उसी को हम लोग कंसंट्रेशन भी कह रहे हैं। दूसरा हो गया हम लोगों का न्यूट्रलाइजेशन, और तीसरा हो गया हम लोगों का डिहाइड्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग Al2O3 को NaOH के साथ रिएक्ट करें और हम लोगों का बन गया NaAlOH होल 4। बस प्रॉब्लम क्या हो गया, यहां जो SiO2 था वो भी NaOH के साथ रिएक्ट करके Na2SiO3 बना लिया। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको NaOlOH 4 में से OH माइनस हटा देना है ताकि ये हम लोगों का हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाए। तो उसके लिए हम लोगों को pH को घटाना था। तो pH हम लोग घटाए कितने तरीके से, 2 तरीके से। या तो हम लोग ज्यादा वाटर ऐड कर दें
तो भी पीएच घट जाएगा, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन फिर बहुत स्लो है, तो इसके लिए हम लोग फ्रेश क्रिस्टल डाल दे रहे हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीडिंग। एक ये मेथड हो गया। और दूसरा जो मेथड है वो है कि हम कोई वीक एसिड उसमें डाल दें, तो हम लोग उसमें CO2 गैस पास कर रहे हैं, तो CO2 उसमें से OH माइनस खींच के, है ना, HCO3 माइनस बन जा रहा है, और हम लोगों को हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर मिल रहा है। और फाइनली जब हम लोग उसको हीट करेंगे तो Al2O3 मिल गया। तो इसका जो तीनों रिएक्शन जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लीचिंग में, कि पहले एल्यूमिनियम बनाता है AlOH4 माइनस ये कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद जब CO2 के साथ करते हैं तो Al2O3.XH2O बनता है, और फिर हीट करेंगे तो XH2O हम लोगों का बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का बॉक्साइट का लीचिंग हो गया। दूसरा हम लोग लीचिंग जो है यूज करते हैं सिल्वर और गोल्ड के लिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो सिल्वर और गोल्ड जो है वो नेटिव स्टेट में पाया जाता है, वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें क्या है, हम लोगों का इंप्यूरिटीज है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, तो हम लोग सिल्वर और गोल्ड का पहले हम लोग रिएक्शन कराते हैं NaCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ O2, और जब हम लोग NaCN का रिएक्शन NaCN के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ O2, तो वो एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और फिर हम लोग एक एक्टिव मेटल जैसे Zn के को जब वहां पर हम लोग डालते हैं तो वहां से हम लोगों को फिर से प्योर सिल्वर या प्योर हम लोगों को गोल्ड मिलता है। ठीक है, तो सेकंड जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं लीचिंग, ये लीचिंग है गोल्ड या फिर सिल्वर का, हम लोग इस प्रोसेस से कर सकते हैं। तो जो भी मेटल का हम लोग कर रहे हैं, द रेस्पेक्टिव मेटल इज लीस्ट, ठीक है, विथ अ डाइल्यूट, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्या है, NaCN या फिर KCN इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जो कि उसको O2 प्रोवाइड करेगा। द मेटल इज ऑब्टेन्ड लेटर बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें भी जो दोनों रिएक्शन है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लिया जाए अगर ये 4Ag रहा तो 4 सिल्वर है प्लस 8 NaCN है, और ये 2H2O है प्लस O2 है, तो ये रिएक्ट करके कौन सा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, 4, है ना, MCN2 माइनस, तो माइनस है तो जरूर यहां पर Na रहा होगा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स Na, और अगर ये Ag है तो AgCN2। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स याद रखना है कि पहले के केस में बनता है MCN2 माइनस, ठीक है, MCN2 माइनस प्लस 4OH माइनस। तो अगर हम लोग इस केस में देखें तो यहां पर जो ऑक्सीजन है यहां पर तो 0 है, और इधर जितने भी ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो यहाँ O2 जो है इस रिएक्शन में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है O2। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो MCN2 माइनस है, जब हम लोग जिंक डाल रहे हैं तो यही जिंक अंदर चला जा रहा है और इस मेटल को बाहर कर दे रहा है, तो ये बन जा रहा है ZnCN4 2 माइनस और प्लस 2 मेटल हम लोगों को बाहर चला जा रहा है। तो इस पर बहुत सारा सवाल पूछा गया, जैसे एक बार IIT में पूछा गया था कि जब हम लोग सिल्वर या गोल्ड का जब लीचिंग करते हैं तो कौन सा 2 कॉम्प्लेक्स बनता है, तो पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो है हम लोगों का MCN2 माइनस, और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है वो ZnCN4 2 माइनस है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों रिएक्शन हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखें कि लीचिंग एक केमिकल मेथड है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी, है ना, ओर का हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं, जिसमें हम लोग को 2 इंपॉर्टेंट हो गया, एक लीचिंग ऑफ, है ना, रेड बॉक्साइट, और दूसरा हो गया हम लोगों का लीचिंग ऑफ सिल्वर या फिर गोल्ड।